अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज़ हड़ताल का ऐलान किया था कि आज रात 12 बजे से तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे और उसमें ज़ाहिर है क्योंकि हुकूमत से उनके मुज़ाकरात हुए, वो नाकाम हुए गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद फिर ये ऐलान किया गया था। अब मुतालबात उन्होंने रखे थे डीलर मार्जिन में, वो थोड़ा सा हालात के मुताबिक इजाफा चाहते थे, जो ड्यू पेमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ थी उसकी क्लियरेंस वो चाहते थे। इसके अलावा जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन का निज़ाम हुकूमत ने तय किया और फैसला भी कर दिया, इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एज स्टेक होल्डर उनसे पहले मुशावरत नहीं की गई, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, तो फिर सप्लाई चेन के बड़े इशूज़ हो सकते हैं और उन्हीं इशूज़ की वजह से फिर ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन कल वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब आज एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई और आज हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात डीलर एसोसिएशन के हुए और पंप ओनर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था। तो अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस वक्त पैदा हो चुकी है कि अब हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया गया अली परवेज़ मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डीलर एसोसिएशन ने। तो अब क्या हड़ताल ख़त्म हो चुकी है या फिर पंप ओनर एसोसिएशन की हड़ताल अभी भी अपनी जगह पर कायम है और आज रात 12 बजे के बाद यानी कुछ ही देर के बाद पंप्स उसी तरह से बंद रहेंगे जिस तरह लोगों ने तवक्को की थी? तो इस क्लैरिटी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन, जो तर्जुमान है ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के। उनसे ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे कि उनकी एसोसिएशन की हड़ताल अभी भी अपनी जगह पर कायम व दायम है और वो कब तक चलेगी और ये किस कैपेसिटी में हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान किया गया और क्या हालात वाकई बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं? हसन शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले अली परवेज़ मलिक साहब के साथ और वहाँ पर कुछ रेलेवेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, उन्होंने अपने नाम भी बताया, अपना तारुफ भी कराया, अपने ओहदे भी बताए और फिर हड़ताल को मौखर करने का ऐलान किया कि 2 हफ्ते तक इसको मौखर कर दिया गया, इस दरमियान में आपके सारे रिजर्वेशन दूर किए जाएंगे। तो वाकई अभी सिचुएशन है, हड़ताल ख़त्म हो गई या आप लोग अपनी हड़ताल पर कायम हैं? जी, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब वजाहत के लिए। जो हमारी हड़ताल है बिल्कुल कायम है और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे सेंट्रल चेयरमैन हुमायूं खान साहब खुद आके उसका ऐलान नहीं करेंगे उस वक्त तक ये इस किस्म की जो टैक्टिक्स हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये बड़े नॉन प्रोफेशनल टैक्टिक्स हैं जो इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे पेट्रोल पंप वालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात मैं वजाहत करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हमारे भाई हैं, लेकिन ये सिर्फ 8-10 लोग हैं कराची में और 5 लोग हैं पंजाब में जिन्होंने अपना नाम पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन रखा हुआ है, जबकि हमारी जो पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन है इसके तकरीबन 10,000 मेंबर्स हैं जो हमारे साथ मुसलसल कनेक्टेड है और ये तहसील लेवल पर लेके डिस्ट्रिक्ट और फिर डिवीजन और फिर सूबा और इसकी पूरा हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और हम बड़े वेल कनेक्टेड वेल कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन है। आपको इस चीज का अंदाजा इंशाल्लाह ताला आइंदा सुबह तक हो जाएगा। अच्छा, अब ये जिन साहब ने गुफ्तगू की उन्होंने बताया कि 14,000 जो सारे डीलर्स हैं, जो इसमें रिटेलर्स हैं, उनके बिहाफ पर वो बात कर रहे हैं, तो वो वाकई उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे और आपके अपनी एसोसिएशन के लोग भी तो वहां पर कुछ मौजूद थे? जी सर, जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लोग थे, एक लड़का हमारा खड़ा हुआ था वहां पे, नदीम नाम का, जिसके पास ना तो कोई इख्तियार है, वो हमारी एसोसिएशन से मेंबरशिप वो जरूर रखता है, लेकिन उसका हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी से डिसीजन मेकिंग से और हमारे किसी फैसले का उसको कोई इख्तियार नहीं है। अगर उसको किसी स्टिक से या किसी कैरेट से खड़ा कर लिया गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो डीलर एसोसिएशन है इनमें भी पेट्रोल पंप मालकान हैं, इनके अपने भी पंप्स हैं और अगर ये हड़ताल खत्म करते हैं तो फिर क्या कुछ डिवाइड हो जाएगा आप लोगों में? कुछ कम पंप्स खुले होंगे? जी बिल्कुल सर, 14,000 में से तकरीबन 20 पेट्रोल पंप होंगे जो शायद हम बंद ना करवा सकें। ये 20-25 पेट्रोल पंप का नुकसान हमें हुआ है उनके छोड़ने से। 14,000 में से 13,800 पंप तो इंशाल्लाह 900 पंप तो आपको जरूर नजर आएंगे। हाँ, इसमें मैं अरबाब साहब ये बताना चाहता हूं कि जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं या कोई गवर्नमेंट के अपने पेट्रोल पंप्स हैं, कोई पुलिस वेलफेयर के पंप्स हैं, अगर वो चलते भी रहे तो हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा तो मकसद ये है कि हम इस एनवायरनमेंट में अब कारोबार कर सकते नहीं है। इस तरह से तौहीन और बेइज्जती होने से बेहतर है कि हम ये पेट्रोल पंप खत्म कर दें और हम ये पैसे जो है ये किसी और जगह लगा दें। हमें गवर्नमेंट वो इज्जत और वो प्रोटेक्शन देने में नाकाम हो गई है जो एक कारोबारी तबके को एक मुल्क को देना चाहिए। इसका मतलब हसन साहब ये पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुकूमत से नाकाम हो चुके हैं और ये हड़ताल अभी भी अपनी जगह पर कायम और दायम है? 100% है सर, 100% है। आपको नजर आएगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कोई
पंप खुलवा नहीं सकती। आपको कल इंशाल्लाह ये चीजें आज रात 12 बजे से आपको बिल्कुल तमाम शहरों के अंदर, छोटे से छोटे कस्बों से लेके, देहातों से लेके, छोटे शहरों से लेके, और सिर्फ बड़े शहरों में ये है कि कंपनी ऑपरेटेड बहुत सारे पंप होते हैं, तो वहां पर शायद आपको चंद पंप चलते हुए नजर आए। अदरवाइज आपको ये नजर आएगा कि पेट्रोल पंप्स पूरे मुल्क में बंद हो चुके हैं। तो हसन साहब, जो गुज़िश्ता रोज आप लोग की बातचीत रही, उसमें क्या मुतालबात आपने हुकूमत के सामने रखे, और उसमें से कुछ पर गवर्नमेंट एग्री है या सारे के सारे वो रद्द कर दिए गए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस ऑन बोर्ड। अरबाब साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हुकूमत हमें इस वक्त महसूस इस तरह हो रहा है कि वो सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लॉबिस्ट के लिए काम कर रही है और रिफाइनरीज के लिए काम कर रही है। कतई तौर पर इस नए मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने से पहले जो प्लेयर ऑन द ग्राउंड है, जो कि पेट्रोलियम डीलर्स हैं, जो लोगों को सर्व करते हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मैकेनिज्म को शफाफ नहीं बनाया गया। हम हर किस्म की मजबूरियों को अकाउंट फॉर करने के लिए तैयार हैं। हम हर किस्म के मामलात के अंदर हमेशा से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हम लोगों की कतन न राय ली गई, न प्रैक्टिकल फीडबैक ली गई, और इसको आम थोपा गया। लोगों को फेस हमने करना है। अवाम इंतहाई परेशानी के अंदर है। लोग आते हैं और उनको अचानक कीमत जो है वो डिफरेंट नजर आती है, और उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और ये सारा हमें फेस करना पड़ा है। सेकेंडली, हमें यूं लग रहा है कि हम जितनी दफा भी मिनिस्ट्री में जाते हैं, हमें कह दिया जाता है जी आप ओगरा के साथ बैठ के मशावरत कर लें, आप ऑयल वालों के साथ बैठ के मशावरत कर लें मिनिस्ट्री में। लेकिन हकीकत हाल ये है कि देयर इज नो सीरियसनेस इन द गवर्नमेंट। प्रॉफिट की भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें कोई नाजायज प्रॉफिट, हम उसके ऊपर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या उसके अंदर कोई आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि आप पाइड से या ईवाई से या बिग फोर से इसका एक एनालिसिस करवा लें। आप क्यों मजबूर कर रहे हैं ऑयल मार्केटिंग के लोगों को, पेट्रोल पंप ओनर्स को, कि वो मिक्सिंग और शॉर्ट मेजरिंग जैसे गंदे हथकंडों से अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने पे मजबूर हो जाएं? Why don't you just conduct a study और उसको दुनिया जहान के हर बिजनेस की तरह परसेंटेज बेस्ड क्यों नहीं किया जा रहा? सही। हमारी अकल से बालातर है कि भीलों बहानों से, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के पास लॉबिस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के पास उस तरह के पावर टूल्स नहीं है, ये गवर्नेंस नहीं है, ये आर्म ट्विस्टिंग है। और हम लोग इससे तंग आके, आप इस हड़ताल को यूं समझिए कि हड़ताल नहीं है, हम लोगों की बस हो चुकी है। हम लोग बिजनेस करने के काबिल नहीं रहे। हमारी निस्बत वो लोग जो बैंकों में पैसा रखकर सूद खाते हैं और मेहनत और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते, वो कहीं बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं, और हमें यूं लग रहा है कि इस मुल्क में कानूनी कारोबार करना एक जुर्म बनता जा रहा है। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि ये अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है और फिर प्राइस मैकेनिज्म यही रोजाना की बुनियाद पर रखा जाता है, तो फिर आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म है, फिर ये हड़ताल खत्म हो जाएगी, या इस मैकेनिज्म को भी आप रिवर्स करवाना चाहते हैं और मार्जिन भी बढ़वाना चाहते हैं? अरबाब साहब, पहली बात तो यह है कि मार्जिन बढ़वाना नहीं चाहते हैं, मार्जिन को रैशनलाइज करना चाहते हैं परसेंटेज बेसिस के ऊपर। हम कोई बढ़ाना या कम नहीं करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें कम से कम उतने पैसे जरूर दे दें जो एक बंदा बगैर कुछ किए बैंक से कमा लेता है। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अगर आप मैकेनिज्म ऑफ मार्जिन को दुरुस्त कर देंगे तो ये जो दूसरा मैकेनिज्म रोजाना प्राइस चेंज का है ये दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं जखीरा अंदोजी की आपने हौसला शिकनी करनी है, हम आपके साथ हैं, लेकिन मैकेनिज्म हकायक ग्राउंड पर ये हैं कि छोटी छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनके पास फ्यूल ही नहीं है, और उनको अगर आप पैसे दे देते हैं, वो अरबों रुपए डीलर से इकट्ठे करके वो आपका फ्यूल रिलीज ही नहीं करते कई कई दिन, हफ्ता हफ्ता, दो हफ्ता। और गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, हमारे डीलर्स के मसाइल को हल करने के लिए, सुनने के लिए ना कोई कंप्लेंट सेल बना रही है, ना किसी किस्म का हमें कोई उसके अंदर फेयर प्ले का ट्रीटमेंट दे रही है, ना हमारे पास कोई अदल और इंसाफ का कोई प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ओगरा तो बिल्कुल एक, हमें यूं लग रहा है कि जिस तरह एक एजेंट का किरदार अदा कर रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। अच्छा, तो ऐसे हालात में आप हमें बताइए। और हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की निस्बत क्यूमुलेटिवली जो हमारे 16,000 डीलर्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा है, लेकिन हमें कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है।
जनाब। अब हसन साहब, ये हज़ारों पेट्रोल पंप्स और उस पर फिर लाखों ऐसे काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज़ होंगे जो डेली वेजेस पर काम करते होंगे, तो ये अब गैर मुअय्यना मुद्दत की जो टर्म इस्तेमाल हो रही है, ये तो फिर उन पर बड़े मनफी अंदाज से असरअंदाज हो सकती है। जो आम पब्लिक है, जो दूसरे पेशों से वाबस्ता है, जिनको रोज़ाना पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो तो अलहदा, आपके अपने एम्प्लॉयज़ इससे कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे? सर देखिए, हम अपने एम्प्लॉयज को खुदा ना खास्ता ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज को फारिग कर रहे हैं। हमने तो हमेशा बुरे और अच्छे हालात के अंदर, कोविड के अंदर, पेट्रोल पंप के लोगों ने, पेट्रोल पंप के मुलाजमीन को 99% ने नहीं निकाला। ठीक है, हम लोग तो बड़े हौसले के साथ हर किस्म के हालात को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सूरत के अंदर ये मानने को तैयार नहीं है कि हम भी एक स्टेक होल्डर है और हमें भी सुनना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे कारोबारी हैं और हम वो वाले हथकंडे नहीं कर सकते जो इस वक्त वो एमसीज कर रही हैं। तो अब हसन साहब, ये ज़ाहिर है जब हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो इनामुल हक साहब जो वाइस चेयरमैन है आपकी ओनर एसोसिएशन के, उनके फिर मुज़ाकरात गवर्नमेंट से हुए, मिनिस्टर साहब से, वो फिर लगातार दूसरे रोज़ भी नाकाम हो गए। तो इसका मतलब हुकूमत भी इस वक्त मानने को तैयार नहीं है, उनके पास इस वक्त फिस्कल स्पेस नहीं है। रीज़न क्या दे रहे हैं वो ये मुज़ाकरात जो नाकाम हो रहे हैं? हुकूमत का क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि आप लोग तो डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक अना है और सिर्फ एक जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है और कतन कोई सीरियसनेस जो है इसके अंदर एक प्रोफेशनल सीरियसनेस की कमी है कि बैठ के मामलात को, ग्राउंड रियलिटीज को समझा जाए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज किस तरह से ऑर्डर रिलीज नहीं कर रही हैं, किस तरह से होल्ड फ्री पैसे देने के बावजूद फ्यूल नहीं निकाला जाता, लीड टाइम कितना है, अराइवल टाइम कितना है, उसके अंदर हमारे मार्जिन्स की इस वक्त हालात क्या है, परसेंटेज क्यों जरूरी है। सिर्फ एक बात की जाती है, आप फिलहाल ये करें, हम आपकी बात सुनेंगे। और हमें ये बातें सुनते हुए अब इस मिनिस्ट्री से 3 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, अब अब जैसे हम कल की अगर मिसाल लें कि ये जो कह रहे हैं कि फिलहाल आप करें, हम आपकी बात सुनेंगे, तो ये करने में आपका फायदा भी हो रहा है। कल 5 रुपए बढ़े, पंप के पास जो पिछला स्टॉक होगा पुरानी कीमत पर खरीदा हुआ वो 5 रुपए ज्यादा में फरोख्त हुआ, तो सबने ज्यादा प्रॉफिट बनाया हुआ, इसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा भी मिल रहा है। काश अरबाब साहब मैं आपको अपनी बात आज समझा सकूं और आपके तवस्सुत से आपके सुनने वालों को। पेट्रोल पंप के पास जो ज़ेरे ज़मीन टैंक होता है वो 10,000 20,000 लीटर होता है, जिसके अंदर प्राइस के कम होने और बढ़ने से कतन कोई खास फायदा नहीं होता, ना कोई इस तरह का नुकसान होता है, कतन। ठीक है, ये ऐसी मिथ है, ये जो अरबों लीटर इकट्ठा करके बैठी होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, वो डेपोज में होर्डिंग करते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होर्डिंग करती हैं, रिफाइनरीज होर्डिंग करती हैं। हमारे पास तो कुल कैपेसिटी एक पंप पे क्या होती है, बहुत शाजो नादर पंप होगा, 50,000 लीटर लेके बैठा होगा, अदरवाइज तो 10, 20,000, 30,000 लीटर। आप मुझे बताएं इससे क्या फर्क पड़ता है? 5 रुपए का फर्क पड़ा 20,000 लीटर के ऊपर तो क्या हुआ? 1-1 अरब रुपए का पंप है सर, 1-1 अरब रुपए का। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक, क्योंकि लोगों को नजर, वो कहते हैं दिखता है तो वो नजर आ रहा है तो बस वो आंख हो जल पहाड़ हो जल, डेपो और कंपनी नजर नहीं आ रहे, पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, लोगों से कोई इस तरह का हमें मफाद नहीं है कीमत बढ़ने में। हमारा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है और हमें उसके मुताबिक हमारा कारोबार चलाना मुश्किल हो गया इस माध्यम पे, इसको परसेंटेज में लाना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिज्म को अगर रोज भी तब्दील करना है तो उसको फ्री एंड फेयर बनाना पड़ेगा। सही। और अगर और ये जाहिर है अगर ये 2, 3, 4 रोज तक मामला खिंचता है या उस वक्त तक हुकूमत अगर नहीं मानती, तो फिर ये हड़ताल कामयाब रखने में और इसकी कंटिन्यूटी में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? सर बड़े आराम से कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मसला हड़ताल नहीं है, इस वक्त इनएबिलिटी टू डू बिजनेस है। हम ये वाला बिजनेस इस मॉडल पर कर सकते ही नहीं, करना चाहते ही नहीं है ज्यादातर लोग। और हमने अपने चेयरमैन को, हुमायूं खान साहब को बता करके भेजा है कि अगर आपने इसको स्टडी करना है, करवाना है, मुज़ाकरात में पढ़ना है तो खुद चला ले, हम चला सकते ही नहीं है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि तुम पंप बंद रखो, चला ही नहीं सकते हैं इस तरह के मॉडल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन शाह साहब, तर्जुमान और पाकिस्तान पेट्रोल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ उनका तफसीली तौर पर आपने सुना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिज़नेस कम्युनिटी का भी इस पर मौक़िफ़ जानेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो मारूफ बिजनेसमैन हैं, CEO हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो पाकिस्तानी हुकूमत ने अब इसका हल ये निकाला कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत का तयन किया जाए, और ज़ाहिर है ये कीमत अक्सर व बेशतर कीमत के बढ़ने की सूरत में ही होगा। अब इस पर हर तबके ने अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने लेकर आए। पम्प डीलर्स को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑयल मार्केटिंग काउंसिल्स जो हैं, जो कंपनीज़ की काउंसिल्स हैं, उनको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला आवाम का, कारोबारी तबके का है, जिस पर यह बोझ अब रोज़ाना की सूरत में बढ़ता चला जाएगा। अब इस पर बिजनेस कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है ये भी हम जान लेते हैं। जुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हुकूमत ने जब से ऐलान किया है रोज़ाना पेट्रोल बढ़ने का, उसके बाद हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात, कभी पंप एसोसिएशन से, कभी डीलर एसोसिएशन से, कभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से। तो ये किस तरह का फैसला है? ना पहले किसी को एतमाद में लिया और पूरा का पूरा बोझ आवाम पर और कारोबारी तबके पर डाल दिया। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, रियलिस्टिक वैल्यू से अगर हम देखें तो बड़ी वोलेटाइल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट ब्रांड की हो या क्रूड ऑयल की हो, बहुत वोलेटाइल है। कभी 80 हो जाता है, कभी 90 हो जाता है, कभी नीचे चला जाता है, लेकिन उसकी एवरेज की जा सकती थी। हम बिजनेस कम्युनिटी हमेशा ये कहती है, इस बात पे नहीं, हर एक पॉलिसीज के अंदर एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी के अंदर चाहिए। आप यू कांट चेंज ओवरनाइट, यू कांट हैव इवन 15 डेज के अंदर भी जो है ना उसको एवरेज आउट करके आप 15 दिन के बाद ले लें, उसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैंने 70 कर लिया, फिर 80 का लूंगा, फिर अगर मैं 90 का लूंगा, फिर अगर 60 का लूंगा, तो उसकी एवरेज आउट करके आप उसका अपना अपना जो पूरा है, वो जितना आपने ऑयल खरीदा है उसकी आप कीमत वसूल कर लें। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया टू इशू डेली रेट्स। ये कोई डॉलर के रेट थोड़ी है कि आप उसको डेली करेंगे। आपने बुक किया होता है, आपके पास इन्वेंट्री होती है। ऑयल जब आप बुक करते हैं तो ये 2-4 गैलन तो नहीं होता, आप यू हैव टू हैव 90 डेज इन्वेंट्री। अब ये घट के 14 दिन की इन्वेंट्री जो मैंने सुना है वो हो गई है, विच इज अगेन रॉन्ग। अगर आपके पास 14 दिन ऑयल है तो इट कैन क्राइसिस कैन कम एनी टाइम, बिकॉज आपकी जो रास्ते हैं, जो समंदर के रास्ते, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है आज। उन रास्तों के अंदर हम कैसे रिस्क ले सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऑयल की क्राइसिस क्रिएट हो जाए। लेकिन ऑल मार्क्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कि अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसमें हम शॉर्टेज और उनको पेट्रोल पंप का ये जो ना, ये तो दैट इज वेरी गुड थिंग विच हैज बीन हैपनिंग। तो ये जो ना, ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, लेकिन सिर्फ शॉर्टेज को मेंटेन नहीं करना, आपने फिर जो है ना उसको भी देखना है कि जो है ना ये लोगों के पास ऐसी, आज ये 100 रुपए दाम है, कल 110 दाम है। हम कहीं आदमी को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, सिटीजन को और लोगों को और पेट्रोलियम कंपनी को, और जो लोग प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं, यानी जो प्रोडक्शन के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी कमी बेशी हो रही है। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। तो जुबैर साहब, ये जिसमें ज़ाहिर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या पब्लिक हो या एसोसिएशंस हो, मुख्तलिफ जो कंसर्न एसोसिएशंस हैं, उनके पास सोल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत मानने के लिए, कन्विंस होने के लिए इस वक्त ऐसा लग रहा है तैयार दिखाई नहीं देती। तो ये जो डिस्कशंस अब इस फैसले के बाद हो रही हैं, रोज़ाना मीटिंग्स और स्ट्राइक्स और इस तरह के इकदाम, क्या ये पहले इन मसाइल का हल निकलना चाहिए था और फिर उसके बाद इस डिसीजन को अनाउंस होना चाहिए था? देखिए, ये तो नेचुरल बात है कि जब भी आपको ऐसा बड़ा ड्रास्टिक, ये तो बड़ा चेंज है ना जी। पहले आप 15 दिन के, पहले 1 महीने में होता था, फिर 15 दिन हो गया, फिर 8 दिन हो गया, फिर अब आप रोजाना की बुनियाद पर अगर उससे फायदा क्या होगा? मैं तो समझता हूँ कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा क्या फायदा हो जाएगा। अगर आपने कोई अगर $5 ऊपर है तो आप उसी $5 को आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं आगे। मेरा नहीं ख्याल है इससे कोई गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू में कोई फर्क पड़ेगा या उसका कोई फायदा होगा। जिस चीज का कोई फायदा नहीं है और आप पूरी कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, I think government is to revisit the decision taken, and I think इसको रिवर्स करना चाहिए। और मैक्सिमम अगर आप कर सकते हैं तो एवरी वीक आप जो है इसकी प्राइसिंग कर सकते हैं, जो कि इट इज नॉट डिफिकल्ट। और आपकी जो है ना वो इन्वेंट्री के हिसाब से और इम्पोर्ट के हिसाब से इसकी एवरेज आउट करके आप उसको जो है ना वो कर सकते हैं। एवरेज आउट करके आप उसको आप कर सकते हैं आराम से। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स हुकूमत ने अभी तक ऐसा लग रहा है नहीं सोचे जुबैर साहब, क्योंकि जो सप्लाई चेन के इशूज़ आएंगे 2-3 दिन में, जब वो सप्लाई पहुंचेगी पंप्स तक, कीमतें तब्दील हो चुकी होंगी, पंप उसको स्टॉक करेंगे, पब्लिक वहाँ पर फिर ज़ाहिर है वहाँ हाइपर हो सकती है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसा लग रहा है हुकूमत ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए। नहीं, अब देखें, पहले तो ये था ना कि रोज के रोज दाम है, तो आप रोज का रोज टैंकर तो नहीं आता। एक कोई बड़े पेट्रोल पंप हैं, कोई छोटे होते हैं, किसी में 4 ट्रेलर्स आते हैं, किसी में एक भी पूरा नहीं बिकता है। वो तो बेचने के ऊपर है। तो क्या पेट्रोल पंप वाला
आज आपने मिसाल के तौर पर 367 रुपए का दाम रखा, कल उसका दाम हो गया 380 रुपए। अब वो जिसके पास पड़ा हुआ है वो 380 में बेचेगा तो उसकी इन्वेंट्री तो शो करेगा ना कि मेरे पास इतना था। तो कितने कागजात बनेंगे, कितनी चीजें होंगी कि भाई मैंने जो खरीदा था उसमें से जो है ना ये मेरे पास जो है ना 4000 लीटर पड़ा हुआ है और 4000 लीटर मेरा पुराने दाम का है, इसके बाद जो है वो नए दाम का है, तो मैंने इसकी एवरेज आउट की है। तो अब उसके अपने जो हिसाब करके वो जो कंप्यूटर फीड करेगा सेल्स टैक्स के लिए या आपकी और पेमेंट्स के लिए, तो ऑयल कंपनीज कैसे उसको मैनेज करेंगी पता नहीं, ये कैसे करेंगे। आई थिंक दे मस्ट हैव सम प्लान टू इट, और कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे, लेकिन आई थिंक इसको रिविजिट होना चाहिए और उसको समझ के उसको करना चाहिए। और ज़ुबैर साहब, हम देखते हैं कि जब भी यहाँ इस तरह का कोई बड़ा चेंज आता है तो फौरी तौर पर जो सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे होते हैं वो स्ट्राइक या प्रोटेस्ट या फिर इस तरह की बात करते हैं, और हमने देखा कि पंप एसोसिएशन ने इस पर एक ऐलान भी किया। तो अब ये इस तरह का एक्सट्रीम रिएक्शन देना ज़रूरी होता है या डायलॉग की सूरत में, मुज़ाकरात की सूरत में भी ज़ाहिर है हर एक चीज़ का वे आउट मौजूद होता है? नहीं देखिए, डायलॉग से तो बहुत सारे मसाइल सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप डायलॉग करेंगे, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आपका पेट्रोल पंप है, आपसे मैं क्या डायलॉग अगर मैंने पर हर डे करना है, तो आई नो दैट व्हाट वुड योर आंसर, यू विल नेवर एग्री टू दिस। व्हेन यू विल नेवर एग्री टू अ सर्टेन थिंग, देन व्हाट द डायलॉग्स विल ब्रिंग फ्रूट्स टू, कुछ भी नहीं आएगा इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर मैंने रोज का करना, रोज का कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, जब रोज का कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा आप मुझे बताएं। फिर तो वो जो है कंसल्टेशन जो है ना फ्यूटिलिटी में हो जाएगी, आप कंसल्टेशन का फ्रूट निकलेगा नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने किया है। मुझे एक बात समझ में ये भी नहीं आती कि इससे मतलब क्या, व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रूव कि लोगों को कहती है कि आज ये दाम हो गया, कल ये दाम हो गया। तो आपके पास जब पिछले दिनों में जब आप महीने दिन में करते थे तो पिछले दाम ज्यादा भी होते थे, नए कम भी होते थे, कभी कम और ज्यादा दोनों तरफ होते थे। तो हम उसको अकाउंटिंग के सिस्टम के तहत हम उसको एवरेज आउट करके प्राइस डिक्लेयर कर देते थे। अभी भी यही करना चाहिए। अगर वॉलेटाइल है और पहले $2-3 का फर्क पड़ता था, 50 सेंट का फर्क पड़ता था, आज अगर ये $10-20 का फर्क है तो सब लोगों को पता है, जो अवाम है उनको पता है कि $20 महंगा हो गया। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है कि आज $90 का ब्रेंट हो गया, सबको पता है। तो उसको सबको पता है तो पीपल अंडरस्टैंड कि भाई ये जो है महंगा हो गया। तो रोज करने से तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और ज़ुबैर साहब, जैसे आज के लिए कीमत में ₹5 इजाफा किया गया, तो ये इजाफी ₹5 पिछले सस्ते खरीदे हुए तेल पर ये इजाफी गवर्नमेंट या पंप मालकान वसूल कर रहे हैं, ये प्रॉफिट मार्केटिंग कंपनीज को जाता है, ये पंप ओनर्स को जाता है, या ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा? नहीं, किसी के खाते में नहीं जाएगा, ये किसी के खाते। देखिए ये तो कैलकुलेशन है ना जी। अगर आपने ₹5 आज बढ़ाए हैं तो आपको आगे वाला जो अब एवरेज आउट होगा ना, ये तो देखिए फीफो के उसूल के तहत चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का एक बिल्कुल एक लॉ है, उसी के हिसाब से चलता है। अब जब आपके पास जब आ गया जो माल, और अगर वो सस्ते दाम से लिया हुआ है और उसके बाद आपने इसके बाद महंगे दाम से लिया, इससे अगला जो सस्ते का आपने नहीं दिया वो भी महंगा हो जाएगा ना। इसके तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप सस्ता लेंगे तो आपको सस्ता बेचना पड़ेगा और महंगा लिया हुआ होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो गया। तो ये कोई इतनी बड़ी जो ना तशवीश की बात नहीं है। जो पब्लिक को जो बेयर करना पड़ेगा वो तो जो है ना वो एक्चुअल रेट से इनको जो आएगा, क्योंकि इनके जो लेवी है वो तो फिक्स है, गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं है उससे, ना पेट्रोलियम कंपनी को कोई बेनिफिट है। This ₹5 what you're saying would be passed on in the later time. अभी थोड़ा नहीं, अभी बाद में हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में भी हो सकता है, बाद में हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट या लॉस जो कि दोनों ही होंगे इसमें, ये डायरेक्टली कंपनीज का ही होगा ना? नहीं, आज का ₹5 का प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट में जाएगा, कल वही ₹3-4 लॉस ही है। अच्छा, नहीं, आज किसी में कोई जगह पे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं है। अगर आप इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं तो हर जगह पे नुकसान ही है। इसके अलावा क्यों बाजार ये बढ़ती हुई बाजार है, ये जो है ना इट इज, आप ये नहीं कर सकते, ये नीचे जाती हुई बाजार नहीं है, ये बढ़ती हुई बाजार के अंदर लॉस आपका आगे रेट बढ़ना ही है, कम नहीं हो सकता। अगर ये जब डाउनवर्ड रिवीजन होगा, इंशाल्लाह ताला वॉर बंद होगी, फिर ये $70 $65 पे आएगा, तो इट विल बी ह्यूज डिफरेंस। तो फिर एक साथ जो है ना 100 रुपए कम होंगे तो रोज के कैसे करेंगे, रोज के 10-10 रुपए कम करेंगे। आई डोंट थिंक ये मतलब पूरी एक्सरसाइज हुई है या नहीं हुई है, मुझे नहीं पता। चलिए एक आखिरी सवाल ज़ुबैर साहब, कि अब ये गवर्नमेंट के पास एक कोई इसका वे आउट किया है, इस चैलेंजिंग सिचुएशन से कैसे निकले? आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को मैनेज करना है, अब कोई मशवरा, कोई तजवीज़ आपके पास ब्रीफ? देखिए
देखिए, वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री एज फार एज दी ऑयल इज कंसर्न, और ऑयल के बगैर कोई मुल्क जिंदा ही नहीं रह सकता। आपके सारी चीजें डिपेंड करती हैं ऑयल और ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर। ये तो आपको जो है ना कंजर्वेशन के ऊपर जाना गए भी, लेकिन उस पूरी तरह से नहीं गए जैसे जाना चाहिए था। हमने कहा था कि आप इवन नंबर ऑड नंबर की गाड़ी को निकलने दें, एक दिन वो निकलें, ताकि रियल मानों के अंदर जो है ना वो सेविंग हो। इसके अंदर ये दो ही काम हो सकते हैं, एक सेविंग हो, दूसरा गवर्नमेंट अपना जो लेवी है उसको कम करके गांव इसको एडजस्ट करे। तीसरा कोई सोल्यूशन मेरी नजर में नहीं है इस वक्त। गवर्नमेंट डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूंगा, हम हमेशा गवर्नमेंट को कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है ना ये इतने फैसले जो कर रही है, इट इज एक्चुअली इनके ऊपर जो अभी आ रहा है सामने, वो उनको नजर आ रहा है कि हाउ मेनी डॉलर्स दे विल नीड जस्ट टू फुलफिल द गैप। एक और बात आपको समझनी चाहिए कि मैंने आज इंपोर्ट कर लिया $80 के अंदर, $90 के अंदर, मैंने $70 का प्रोविजन रखा था बजट के अंदर। अब ये जो $20 है तो मैंने प्रोविजन रखा नहीं। आपने एक दफा बेच के, यहाँ जो आप बेच रहे हैं वो तो रुपए में बेच रहे हैं ना, वो आप उसमें तो नहीं बेच रहे, आप तो रुपए में बेच रहे हैं। अब आपने देने डॉलर हैं, तो 3 महीने 4 महीने के एंड में क्या होगा, हमारे रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास ट्रेड अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बलून हो जाएगा, क्योंकि आप $90 का माल है और आपके पास यहाँ से $90 के रुपए आ रहे हैं, डॉलर नहीं आ रहे हैं। पब्लिक जो यहाँ पाकिस्तान बिकता है रुपए में बिकता है। There are many repercussions. This will affect your entire economy, entire budget, आपकी ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, सबको। तो जुबैर साहब, ये बहुत सारे इकोनॉमी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, करेंसी एक्सपर्ट्स खास तौर पे, कि ये डॉलर की कीमत को भी इस वक्त बड़ा हायर साइड पर रखा हुआ है, इसमें 25 से 30 रुपए का मार्जिन मौजूद है इसको नीचे लाने का। तो इसमें अगर डॉलर नीचे आ जाता है तो फिर ये लोड या चैलेंज थोड़ा सा कम हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सबकी अपने अपनी स्कूल ऑफ थॉट है कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी आप एक्सपोर्टर से पूछो तो बोलेगा बहुत अंडर वैल्यूड है, हम तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आपका डॉलर नीचे जाता है तो आपकी जो है ना, आपको वो वारे में नहीं आता एक्सपोर्ट के जो आपकी वो आती हैं, ऑफर्स आती हैं जो आपने एक्सपोर्ट करना होता है, जो माल बना रहे होते हैं। अब इंपोर्टर से पूछेंगे, वो कहेंगे जी हायर साइड के ऊपर है, इसको नीचे होना चाहिए। क्योंकि इंपोर्ट के अंदर जब डॉलर सस्ता होता है तो चीजें सस्ती इंपोर्ट के अंदर पड़ती हैं। जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जाहिर है, मुझे डॉलर महंगा हुआ तो मुझे ज्यादा रुपए मिलेंगे। $1 के मुझे अगर 275 रुपए मिल रहे हैं, अगर इसको 285 हो जाएंगे तो मुझे $10 हर डॉलर पे ज्यादा मिलेंगे। एक्सपोर्टर का अपना ख्याल है, उनका अपना ख्याल है, और गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना भी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, मारूफ बिजनेसमैन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम का परचम बुलंद रखा है और तनाज़ात के हल के लिए जंग के बजाय हमेशा डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया है। मशरिक़ वस्ता में हालिया संगीन और कशीदा सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान ने इंतहाई समझदारी से, गैर जानिबदारी से और जिम्मेदारी से एक अहम सालिस का किरदार अदा किया है। अब इस पूरी सूरत हाल ने आलमी सतह पर मुल्क की सिफारती पोजीशन को बेपनाह मजबूत किया है। पाकिस्तान की इस फाल और दानिशमंदाना अमन की हिकमत अमली ने पूरी दुनिया को बावर कराया है कि वो खित्ते में किसी तसादुम का हिस्सा बनने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अमन और माशी इस्तेहकाम चाहता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग और पैदा होने वाले शदीद बहरान में पाकिस्तान ने शुरू से आगे रहकर दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ता करवाया और मुज़ाकरात की राह हमवार की। इस नाजुक वक्त में इस्लामाबाद की कामयाब सिफारतकारी ने यकीनी तौर पर एक बड़ी और तबाहकुन जंग के खतरात को टाला है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों का लोहा भी बनवाया है। पाकिस्तान की इन अमन कोशिशों और सालिसी के तारीखी किरदार को अमेरिका समेत तमाम आलमी ताकतों ने खुले दिल से सराहा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान अपने इस सिफारती असासे को माशी पायदारी और इस्तेहकाम में बदलने के लिए एक इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के माशी और सिफारती उफक पर एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ है जिसने इस्लामाबाद से लेकर वाशिंगटन और IMF के हेडक्वार्टर तक खलबली मचा दी है। पाकिस्तान ने अमेरिकी हुकूमत से बाकायदा तौर पर $10 अरब की हंगामी मालियाती सहूलत यानी इक्विटी और एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन बैकस्टॉप फंड तलब कर लिया है। ये कोई आम कर्जा नहीं और ना ही ये कोई IMF का रिवायती प्रोग्राम है, बल्कि अमेरिका की हिस्टोरिक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी है जो अमेरिका सिर्फ अपने इंतहाई करीबी और माशी तौर पर हिकमत अमली के हामिल इत्तेहादियों को ही फराहम करता है।
अगर अमरीकी महकमा खजाना और नए अमरीकी सेक्रेटरी खजाना इस 10 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी दे देते हैं तो इस 5 साला 2 तरफा मुआशी मुआहदे से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को फौरी तौर पर अहम सहारा मिलेगा और पाकिस्तानी रुपए पर मुसलसल बरकरार रहने वाले प्रेशर को भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सकेगा। अब इस पेशरफ्त का सबसे अहम पहलू इसका वक्त और पसे मंज़र है। ये दरख्वास्त एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता और ईरान से जुड़े बहरान में इंतहाई अहम और नाजुक सालसी का किरदार अदा किया है। सिफारती राहदारियों में इस सिफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने इस बात का एहसास कराया कि अगर खित्ते में अमन और माशी इस्तेहकाम दरकार है तो पाकिस्तान की माशी बुनियादों को मजबूत करना होगा। तारीखी तौर पर अमरीकी ख़जाने की तरफ से ऐसी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी मिलना इंतहाई अहम और मुनफरिद पेशरफ समझी जाती है। इससे कबल अमरीका ने 2025 में अर्जेंटाइन को, 2002 में यूरुग्वे को और 1940 के अशरे से मैक्सिको को यह सहूलत फराहम की थी। अगर पाकिस्तान ये फंड हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो एशिया का ऐसा पहला मुल्क बन जाएगा जिसे अमेरिका की जानिब से बराह रास्त इस नौयत की मौशी सपोर्ट मिलेगी। इस मुमकिना 10 अरब डॉलर के मौशी तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि उसकी IMF के सख्त और कड़े मुतालबात पर इन्हिसार की पॉलिसी में बड़ी लचक पैदा हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान IMF के 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत शदीद अवामी और माशी दबाव का शिकार है। अवाम पर नए टैक्सेस का बोझ मुसलसल मौजूद है, तरक्याती खराजात में कटौतियाँ हो रही हैं और बिजली और गैस की मुसलसल बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ चुकी हैं। IMF के हर अगले किस्त के मुआयने से पहले इस्लामाबाद को एक नए माशी बहरान से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस सूरत हाल में यह अमरीकी सहूलत पाकिस्तान को IMF के किस्तवार तमाशे से आज़ाद करके एक मजबूत माशी ढाल फराहम कर सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल देखी जाए तो मुल्क को अपने रिजर्व बरकरार रखने के लिए चाइना और सऊदी अरब से बार बार कर्जों की रोल ओवर की दरखास्तें करना पड़ती हैं। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने अपने टोटल ज़खायर का 5वां हिस्सा यानी 3.5 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब इमारात को उसकी डिमांड पर वापस किए, जिसके खला को फिर पूरा करने के लिए सऊदी अरब को फ़ौरन मज़ीद 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स फराहम करने पड़े। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह हदफ है कि 2026 के अख्ताम तक मुल्की ज़खायर को 20 अरब डॉलर की तारीखी सतह पर वापस लाया जाए और अगर अमेरिका से 10 अरब डॉलर की सहूलत मिल जाती है तो ये हदफ फौरी तौर पर हासिल हो सकता है। अब इस पूरी सूरत हाल का एक दूसरा रुख भी है और वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के माशी और तिजारती ताल्लुकात अब खासी हद तक बदल रहे हैं, बल्कि बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने मौजूदा ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती और मालियाती शराकत दारी के कई नए रास्ते खोले हैं। क्रिप्टो करेंसी के शोबे में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ सरहद पार अदायगियों के लिए स्टेबल कॉइन का मुआहदा इस पूरी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की बहाली का शराकत दाराना मनसूबा भी दोनों मुल्कों के माशी ताल्लुकात को बेहतर करने का एक जरिया है और रेकोडिक के सोने और तांबे के ज़खायर में अमरीकी इन्वेस्टमेंट की आमद इसकी वाज़े मिसालें हैं। अब इसके साथ साथ अमरीकी एग्जिम बैंक ने रेकोडिक मनसूबे के लिए 1.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का ऐलान भी कर रखा है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के बहरान से खाम तेल की कीमतों में किसी भी वक्त इजाफे की एक नई लहर आ सकती है, जिससे पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल और रिजर्व को दोबारा भी खतरात लाक हो सकते हैं और रिसेंटली ऐसा हुआ भी है। अब ऐसी सूरत हाल में ये 10 अरब डॉलर की अमरीकी सपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक माशी लाइफलाइन साबित हो सकती है। अगर अमेरिका इस दरख्वास्त को कबूल कर लेता है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के रुपए की कदर को पायदार बुनियाद फराहम करेगा बल्कि बैनुल-अक़वामी सरमाए और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे भी खोल देगा। अब तमाम तर नज़रें इस वक्त अमेरिका के जवाब पर हैं कि अमेरिका अपने इस अहम जोग्राफियाई और सिफारती इत्तेहादियों को इस माशी दलदल से निकालने के लिए 10 अरब डॉलर का यह मास्टर स्ट्रोक पास करता है या फिर नहीं करता। अब डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला पाकिस्तान के हक में करते हैं या फिर थोड़े अरसे के लिए इसको मौखर कर दिया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की ज़मीन सिर्फ सोना, तेल या गैस ही नहीं बल्कि कीमती पत्थरों का भी ख़जाना अपने अंदर समोए हुए है। अब अंदाज़ा ये है कि इन ज़खायर की मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। लेकिन हैरत की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान हर साल सिर्फ 50 से 70 लाख डॉलर के जेम स्टोन ही एक्सपोर्ट करता है। तो आखिर इतना बड़ा फ़र्क है क्यों? असल मसला ये है कि इस सेक्टर की 95% से ज़्यादा तिजारत नॉन कन्वेंशनल तरीके से होती है। इस वजह से हुकूमत को टैक्स भी नहीं मिलता,
जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं होता और कीमती फॉरेन एक्सचेंज भी इस सिलसिले में ज़ाय हो जाता है। अब हुकूमत ने नेशनल जेमस्टोन पॉलिसी 2026 से 2030 मंजूर कर दी है और इसका मकसद ये है कि इस सेक्टर को बाकायदा बनाने के साथ जदीद बनाया जाए और आलमी मंडी में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। इस पॉलिसी के तहत नेशनल जेमस्टोन अथॉरिटी कायम की जाएगी जो रजिस्ट्रेशन करने के साथ जदीद ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन और जेम्स की ट्रेसेबिलिटी के अलावा कारोबारी निगरानी भी करेगी। अब इस तरह नेशनल वारंटी ऑफिस एक्सपोर्ट होने वाले पत्थरों की जांच के साथ कीमत का तयन करेगा और सर्टिफिकेशन इशू करेगा और इसके साथ साथ सेलिंग भी करेगा ताकि आलमी खरीदारों का एतमाद भी बढ़े। अब हुकूमत पाकिस्तान मखसूस HS कोड्स के साथ कम से कम एक्सपोर्ट कीमत और नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री भी मुतारिफ करा रही है ताकि अंडर इन्वॉइसिंग रोकी जा सके और तमाम तिजारत डॉक्यूमेंटेड हो जाए। सिर्फ कवानीन नहीं बल्कि इंडस्ट्री की तरक्की पर भी तवज्जो दी जा रही है। कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर्स के साथ जदीद मशीनरी और मशीनरी रेंटल पूल के अलावा डेमोन्स्ट्रेशन माइंस और तरबियती प्रोग्राम तक आसान रसाई फराम की जाएगी ताकि खाम पत्थरों के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की जा सकें। पाकिस्तान के ज़्यादातर कीमती पत्थर गिलगित बल्तिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रोसेसिंग के साथ लेबॉर्ट्रीज़ और स्किल्ड मैन पावर और ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी है। नई पॉलिसी इन्हीं कमज़ोरियों को दूर करने की एक कोशिश है। हुकूमत का टारगेट है कि 2030 तक जेमस्टोन एक्सपोर्ट्स $50 करोड़ तक तो पहुँच जाएँ। बाज़ हुकूमती मनसूबों में $1 अरब का लॉन्ग टर्म टारगेट भी ज़ेर गौर है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ टारगेट मुकर्रर करने में नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद के साथ सूबाई ताउन और फिर शफाफ निज़ाम के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में होगी। अगर ये पॉलिसी कामयाब रही तो न सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगी बल्कि हज़ारों नई मुलाजमतें भी पैदा हो सकती हैं। लोकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है और पाकिस्तान आलमी जेमस्टोन मार्केट में एक नुमाया मुकाम भी रखता है। लेकिन इस सब की स्ट्रैटेजी होगी क्या, ये कितना लॉन्ग टर्म होगा और इसके भरपूर फ़वाइद कब तक पाकिस्तान को हासिल हो सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हन्नान साहब, ये अरबों डॉलर मालियत का इसमें पोटेंशियल है, लेकिन हम सिर्फ $50-60 लाख या $70 लाख के करीब हम अभी तक जेमस्टोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना कीमती खजाना होने के बावजूद ये अनटैप्ड क्यों है अब तक? बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट का एक टेंटेटिव फिगर है $450 बिलियन, ये एक आप जिसको कह सकते हैं एक इन्फर्ड प्राइस है। ये प्रूवन नहीं है, कमर्शलाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जितना भी माइंस एंड मिनरल्स ने, जियोलॉजिकल सर्वेज ने और ट्रेड मिनिस्ट्री ने काम किया है, एक टेंटेटिव प्राइस है कि इट कैन बी, और ये रिजर्व इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता काफ़ी सालों में हमारा जो जेमस्टोन सेक्टर है ये महदूद रहा है स्मॉल एक्सपोर्ट में। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि लैक ऑफ मशीनरी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लेटफॉर्म, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सर्टिफिकेशन होती है वो नहीं होती। कि हमारे पास बहुत से जो लोकल माइनर है उनको पता ही नहीं होता कि जो वो जेम माइन कर रहे हैं उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ क्या है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का ये जो करंट स्टेप है ये बहुत नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि किसी भी पॉलिसी को, किसी भी सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमें पॉलिसी बनाना पड़ती है और उस पर ऐड ऑन करते हुए गुज़िश्ता 5 सालों के साइकिल में उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। ये जो करंट पॉलिसी है, पॉलिसीज देखें बनती रहती हैं, लेकिन इसको मैं एक वेटेज ये दूंगा, इसमें 3 चीज़ें हैं कि जितनी भी हमारी कमोडिटी है उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, ट्रेसेबिलिटी है और सर्टिफिकेशन। और सर्टिफिकेशन जेमस्टोन में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। दूसरा पॉइंट ग्रोथ है एंड वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन क्या है कि अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री को देखें, जिसमें श्रीलंका है, थाईलैंड टॉप ऑफ द लिस्ट है और इंडिया है, इंडिया के अंदर जो सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स है वो हैं पाकिस्तान की तरह प्योर जेम्स नहीं है, लेकिन उनका जो बजट है वो $16 बिलियन से ज़्यादा आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। और तीसरा, इस पॉलिसी के अंदर जो चीज़ मुतारिफ की गई है ग्लोबल कम्पिटिटिव एंड ब्रांडिंग, जो कि आजकल जो जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं डिजिटल टोकनाइजेशन, तो प्रॉपर ब्रांडिंग की जा सकती है, जिसमें हमारे स्कर्डू में एक्वामरीन है, हमारे पास सफ़ायर है, रूबीज हैं हुंजा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट है कि जो नेशनल जेमस्टोन अथॉरिटी है, इसमें जो फॉर्मर डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में, पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डिपार्टमेंट, उसको मर्ज कर दिया गया क्योंकि वो 2019 के बाद फंड्स ना होने की वजह से इनएक्टिव रहा है। तो ये जो एक सिंगल अथॉरिटी बनेगी वन विंडो वन अप्रोच के तहत, एक और सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसको नेशनल वारंटी ऑफिस कहते हैं, जो कि बेसिकली क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, सर्टिफाई करेगा। और ये बेसिकली जो श्रीलंकन मॉडल है उसको अडॉप्ट किया गया। इसमें हर एक वैल्यू एडिशन का QR कोड होगा और उसी QR कोड को बैंक्स जो हैं, इंटरनेशनल परचेजर हैं, वो वैलिडेट करेंगे, एक सर्टिफिकेशन होगी, उससे बेसिकली वैल्यू एडिशन बढ़ जाती है। और इसी तरह गवर्नमेंट ने
जो स्मॉल स्केल माइनर्स को वैलिडेट करने के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बेंचमार्क टारगेट किया। तो मेरा ख्याल ये जो स्टेप्स हैं, ये आने वाले टाइम में अगर ये पॉलिसी एक्ट अपॉन होती है तो ये काफ़ी कारआमद साबित होंगे। ठीक है, तो हन्ना साहब, ये जो अगर हम अपनी गोल्ड माइन से इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करें, रेकॉर्डिक है या जो दीगर गोल्ड के रिजर्व्स हैं हमारे, जिनसे मुताल्लिक हम ये समझ रहे थे कि ये बस आएंगे और ओवरनाइट शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी का, एक्सपोर्ट्स का गेम चेंज कर देंगे, तो वहाँ भी बहुत लॉन्ग टर्म काम हो रहा है अभी तक, वो भी फ़वाइद मुकम्मल तौर पर हमें नहीं हासिल हो सके। ये उससे ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाली सनत है, या वो गोल्ड की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर है और इसकी अहमियत बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगी? हाँ, इसमें आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखें, जो कॉपर गोल्ड पोर्फिरी प्रोजेक्ट है, ये बहुत लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है और उसमें ह्यूज कैपेक्स चाहिए, क्योंकि ये 30 साल, लाइक इन केस ऑफ रिकॉर्डिक, वो एक 37 ईयर का माइनिंग साइकिल है और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक कैपेक्स चाहिए 6 to 7 बिलियन डॉलर का, और उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, ट्रांसपोर्टेशन कंसर्न है। देखें, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू है वो उतना ही बड़ा होता है, तो उसमें अभी काफ़ी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, वेरी गोल्ड और तमाम एजेंसीज उस पर काम कर रही हैं। जो दूसरी हमारी कमोडिटी है प्लेसर गोल्ड, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एक न्यू एसेट है जिसमें रेवेन्यू बहुत जल्दी इकट्ठा हो सकता है। लाइक 3 साल के साइकिल में हम इन चीज़ों को इजीली रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए और एक अच्छी फिजिबिलिटी स्टडी चाहिए। जेमस्टोन के केस में क्या है कि जितना भी हमारा नॉर्थ पाकिस्तान है, कश्मीर है, जीबी है, हुंजा है, ये जेमस्टोन बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली माइनिंग मेथड्स, फिर एक्सेस ऑफ द मटेरियल, फिर जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, फिर जेमस्टोन को नीचे लेके आना, और हमारा 40 to 45% जेमस्टोन बेसिकली ब्लास्टिंग के दौरान टूट जाता है। तो इस पे तो एक मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब गवर्नमेंट एक $1 बिलियन की लैब फैसिलिटेट कर रही है, तो हमारे जितने भी स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल माइनर हैं, इनको प्रॉपर इंटरनेशनल एक्रेडिटेड ट्रेनिंग दी जाए, जिसका फायदा ये होगा कि कितनी क्वांटिटी में डायनामाइट को यूज करना है, कौन सा माइनिंग मेथड यूज करना है, कि हम जेम को जो रॉ ओर है उसको बचा सकें। तो दिस इज द रीजन कि ये हाई एल्टीट्यूड की वजह से, मिशनरी का ना होना और अनअवेयरनेस होने की वजह से हम इस सनत को, जो जेमस्टोन्स है, इसको पिछले काफी सालों में उस तरह डेवलप नहीं कर सके जिस तरह करनी चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता 2020 के बाद पूरी दुनिया में मिनरल्स पे काम हो रहा है, तो जेमस्टोन पाकिस्तान बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। हमारे पास टोपाज है, सफायर है, रूबीज है, एक्वा मरीन और बहुत से नायाब जेमस्टोन्स हैं। तो अगर इस पे डेडिकेटेड एफर्ट हो, एक इस तरह के पॉलिसीज बने, तो इसमें देखें जो चीज प्रायोरिटी केस पे आती है, फॉरेन एक्सचेंज होगा, हमारी रीजनल डेवलपमेंट आ सकती है, जॉब एंड स्किल्स के चांसेस है, और स्पेसिफिकली जो हमारे वो कम्युनिटीज जो कि जीबी के अंदर हैं, कश्मीर के अंदर हैं, चित्राल बॉर्डर पे हैं, उनके लिए लोकलाइज जॉब एंड स्किल बहुत होंगी, और बेसिकली वेस्ट को रिड्यूस करते हुए हम सस्टेनेबल माइनिंग की तरफ जा सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी का एक फैक्टर है डी रिस्क, उसको कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्लोबल ट्रेड को अगर देखें, अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें, तो तकरीबन $11 बिलियन जिन 2024-25 में ये ट्रेड हुआ, जो कि 2.4 पर ईयर था। ठीक है, तो हन्नान साहब ये बताइएगा कि जो अब रेकॉर्डिक से या दीगर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता हम गोल्ड हासिल करने के करीब जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो ये कीमत बहुत ऊपर जा चुकी होगी उस वक्त तक जब ये हमारे पास ये गोल्ड निकलना शुरू होगा, तो इससे लोकल मार्केट में जो इस वक्त कीमत बहुत ज़्यादा उस वक्त होगी, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या उससे उस सूरत में फ़ायदा हासिल करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट करके जो इंटरनेशनल प्राइस होगी उस सूरत में हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे? अरबाब, जब रिकॉर्डिक ने अपनी फिजिबिलिटी बनाई थी ना, जो कि कैनेडियन डॉक्यूमेंट है NI 4311, तो उस बेसिकली ऐसे फिजिबिलिटी में ये होता है कि हम डिफरेंट सिनेरियोज रन करते हैं। तो उस वक्त जो गोल्ड की प्राइस यूज की गई थी, जो कि पूरी फिजिबिलिटी की यूज की गई थी, वो तकरीबन $1100 पर आउंस थी। इस वक्त गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में मोर देन $4000 पर आउंस है। तो ये जो ह्यूज डिफरेंस है $2300 का, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है, तो हमारा जो माइन डिजाइन है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हमारी जो पिट शेल है उसको डेप्थ में जा सकते हैं, तो हम ज्यादा रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस पर कैपिक्स तो आएगा, लेकिन अल्टरनेटिवली उसका जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। इसी तरह जब गोल्ड की प्राइस बढ़ी है, तो जो एसोसिएटेड कॉस्ट हैं वो भी बढ़ती हैं, लेकिन लॉन्गर साइकिल में इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सस्टेन होगी। पाकिस्तान के अंदर दो तरह का गोल्ड है। एक तो गोल्ड वो है जो कि मैग्मेटिक आर्क में, जो कि हमारा पूरी
चागी बेल्ट है, जो चागी रास्को बेल्ट है, यहाँ पे जो कॉपर पॉरफरी में बेरी गोल्ड की लीज है, स्टेट और एंटरप्राइजेस की लीज है। दूसरा बड़ा टारगेट जो 2023 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ वो प्लेसर गोल्ड है। इसको मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ अरबाब के, बेसिकली हमारी जितने भी अदर मेटल्स हैं ना, उसमें हमें रॉ ओर से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत बड़ी रिफाइनरी चाहिए होती है, या हमें उस रॉ ओर को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। प्लेसर गोल्ड में क्या होगा कि जो भी आपका प्रोसेस गोल्ड होगा, ब्लैक सैंड होगी, वो आपने स्टेट बैंक को देनी है, और यू गेट योर ऑन शेयर। जो भी कंपनी है, स्टेट और एंटरप्राइज या प्लेसर गोल्ड में रेवेन्यू के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और आप कम वक्त में मैक्सिमम जनरेशन ले सकते हैं। और जो भी गोल्ड होगा वो स्टेट बैंक की प्रॉपर्टी बनेगा, और इसका फायदा क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो स्टेट बैंक की इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज प्राइस है, वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल में हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।